मेरे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ आप लोगों का कि आप तशरीफ़ लाए। और आज बड़े अरसे के बाद मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से मौजूदा जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो डिस्कस करूं, कुछ हाल हवाल आपसे लूं और कुछ हाल हवाल अपने आप तक आपके मीडिया तक पहुंचाऊं, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे। कुर्सी लौटाने तो मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि जो मौजूदा सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसके बारे में कुछ आपसे मैं गुफ्तगू करूं और सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक मैं पहुंचाऊं। हम तो कोशिश करते रहे कि अल्लाह करे कि बलूचिस्तान के हालात कोई बेहतर हो, कोई बेहतरी की तरफ जाएं या बेहतर कोई फ़ैसले किए जाएं, मगर मेरे जैसे लोग जो हमेशा हमने जमहूरियत की बात की, डेमोक्रेसी की बात की, भाईचारे की बात की, वो भी मायूस हो गए। मायूस तो बलूचिस्तान के मेरे ख्याल में जिन लोग आज तक डेमोक्रेटिक सियासत पे और जमहूरियत पे यकीन रखते थे, आप लोगों ने देख लिया कि वो भी बलूचिस्तान की सियासत से और स्टेट की पॉलिसियों से मायूस होके पार्लियामानी सियासत से किनारा कश हो गए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा फैसला करने वाली जो कुव्वतें हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मुल्क में न जमहूरियत छोड़नी है, न जमहूरी इदारों को छोड़ना है, न जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं उनको बख्शना है। और मैं समझता हूँ सरदार अख्तर मेंगल का जो रिज़ाइन है ये उसकी पहली निशानी है। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि यही सूरत हाल रही और इसी तरह फैसले किए गए तो मुझे यकीन है कि एक दिन बलूचिस्तान में कोई सियासत में या जमहूरियत में या इलेक्शनों में शायद कोई भी सियासी शख्स इसका हिस्सा न बने। अगर लोगों को मेरी इस बात का यकीन नहीं है तो पिछले 5-7 सालों की मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के देखें, मेरे इंटरव्यूज़ को देखें, और जो असेंबली में मैंने जो बातें कही थी अगर वो सच साबित नहीं हुई हैं तो मुझे वो सज़ा दी जाए जो एक कसूरवार को दी जाती है। आज दोबारा मैं ये आप लोगों के सामने आज इस मीटिंग को गवाह बना के, इस मौके को अपना गवाह बना के, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है और वीडियो ऑडियो सब कुछ हो रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हमारे माशरे का जो है ना जर्नलिस्ट, दानिश्वर, वही एक तबका होता है। अदा एशिया बंद करा है, वही एक तबका होता है जो कौमों की नुमाइंदगी करता है, कौमों का आकाश होता है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपके बलूचिस्तान में हो रहा है, मैं सख्त
उससे मायूस हूँ, और इस चीज़ से कि मेरे आने वाले वक्त में बलूचिस्तान, मेरी धरती, मेरे लोगों, बलूचिस्तान के रहने वालों के साथ क्या कुछ होगा। ये भी लम्हा फिक्रिया है। अब आपने देख लिया कि जब हमारी माएँ बहनें, पीछे ना था, क्या मसला है, हैंडल करो ना, कि जब हमारी माएँ बहनें यहाँ से निकल के जिस तरह इस्लामाबाद में पहुंची और जिस तरह वो सर्दी में वहाँ पड़ी रही और उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, तो ये उस दिन जो यहाँ पे इवेंट हुआ, वापसी पे उनकी, हमारी माँओं बहनों की जो वापसी हुई, उसका रिएक्शन था जो यहाँ पे कोयटे में हुआ उस दिन। ये उसका रिएक्शन है जो तुर्बत और ग्वादर में हुआ। मगर मुझे अफसोस है, जो मेरी 30-35 साला सियासी ज़िंदगी है, मैंने हमेशा ये देखा, वो पहले कहते थे ना, कप के अंदर तूफ़ान लाने वाले, भूचाल लाने वाले, अब ये खूबसूरत एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के अब हमने देख लिया है कि बलूचिस्तान में उसको नुमाइंदा समझा जाता है, उसको अहमियत दी जाती है, उसको वसाइल दिए जाते हैं, उसको सियासी किरदार दिए जाते हैं, जो इन कुछ खूबसूरत ऑफिसों में बैठ के बलोच और बलूचिस्तान को गालियाँ दें, उनको बुरा भला कहें। यानी हमारी, आप इससे अंदाज़ा करें कि इतनी बड़ा इवेंट हुआ, इस सर्दियों में यख पानी हमारी माँओं बहनों के बच्चों के ऊपर, मतलब जहाँ वहाँ पे उस वक्त एक आम इंसान का नॉर्मल हालात में बैठना ही इंतहाई मुश्किल काम था, उनके ऊपर वाटर कैनन के थ्रू उन पे और उनके ऊपर पानी बरसाया गया। और इस तरह के चंद लोगों को ला के उनके सामने बिठाया गया, सामने बिठा के उनकी बेहुरमती की गई, उनको बेइज्जत किया गया। उसके बावजूद भी हम जैसे कमज़ोर लोग, या ये कहें कि हमने हमेशा जमहूरियत की बात की, अदम तशद्दुद की बात की, इस स्टेट की बात की, हमने मुल्क की बात की, हमें आज तक अपने ऊपर शर्म आती है कि इस हालातों में भी हम चुप रहे, हमने आग को भड़काया नहीं। मगर यहाँ तौबा नौज़ बिल्लाह, तौबा नौज़ बिल्लाह, तौबा नौज़ बिल्लाह, ये समझना शुरू हो गए बलूचिस्तान के अंदर लोग कि एक ज़िंदगी अल्लाह ने दी है और मौत के दो तरीके हैं। पहले हम बिलीव करते थे मुसलमान कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अब कुछ लोग यहाँ बलूचिस्तान में ये बिलीव करने लग गए कि ज़िंदगी तो अल्लाह देता है, मौत हम दे सकते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि तुमसे तो बहुत बड़े ताकतवर और कुव्वत वाले गुजरे थे, मौत बरहक है, और जिस दिन जिसकी पेशानी पे लिखी गई होगी, पैदा करने से पहले उसकी मौत लिखी गई होगी, उसी दिन मौत होनी है। बहुत हो गया, आज भी वक्त है, आज भी पाकिस्तान को बचाने का वक्त है, बलूचिस्तान के अंदर खूनरेज़ी को रोकने का वक्त है। मगर यहाँ पे जो पीछे से, जिनको हमें पता है कि वो क्या है, क्या उनके बैकग्राउंड है और किस उनकी तरबियत और उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, वो बैठ के हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं। और यहाँ अब मैं वो लफ्ज़ मुझे मुनासिब नहीं लगता सरदार हिंद को,
मैं ये एक लफ्ज़ कहूँगा, कॉन्ट्रैक्टर्स। बाकी लफ्ज़ तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं वो इस्तेमाल करूँ। ये समझते हैं कि बलूचिस्तान इन कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू चलेगा। मैं वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा हूँ जो B&R और इरिगेशन के हैं। ठेकेदार बहुत सारे किस्मों के होते हैं कि हम बलूचिस्तान को चला लेंगे। बलूचिस्तान चल नहीं रहा है, बलूचिस्तान रुक रहा है, रुका हुआ है। आज जो इंसिडेंट हुआ है मूसा खैल में, दोबारा माड़ी गैस वाले जो उनके एम्प्लॉइज थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यही सूरत हाल बोलान में है। बोलान आग में जल रहा है। क्या मच का वाकया स्टेट और उसके इदारों को भूल गया है कि हमारे यहाँ रिंदों की ज़मीन पे ऑयल एक्सप्लोरेशन हुई है, प्रूफ हो गया है, 2 वेल कामयाब हुए हैं। मगर हमारे यहाँ पहले कहते थे जी गोरे सरकार, अब हमारे ऊपर काली सरकार आके बैठ गई है। माड़ी गैस का जो भी इंचार्ज है, DG है, जो भी है वहाँ है, सारे कॉन्ट्रैक्टर उसने बाहर से बुलाए, सारे बेनिफिट वो बाहर के लोगों को दे रहा है। 1 रुपया उन मालिकों ज़मीनों की जो सदियों से, हज़ारों सालों से उस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। अपने दलालों को माड़ी गैस ला के बिठाता है। इस तरह से ऑयल एक्सप्लोरेशन होगी, इस तरह से तरक्याती काम होंगे, इस तरह से बलूचिस्तान के हालातों को ठीक किया जाएगा? नहीं होगा ऐसे। आज भी हम जमहूरी तरीके से बैठ के ये बात कर रहे हैं, कल हम सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ, हमें पता है हम लड़ नहीं सकते, हमारे बस में नहीं है स्टेट के साथ लड़ना। हाँ, मगर हमारी अपनी जान हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी जान दे सकते हैं। हम अपने लोगों के हकूक़ के लिए अब बहुत कोशिश की कि पुरअमन तरीके से हम अपनी जद्दोजहद करें, मगर उसका नतीजा निकल नहीं रहा है। हमको डराया जा रहा है। हमारे मुखालिफिन को, कातलों को अरबों रुपए के फंड्स दिए जा रहे हैं कच्ची में, और क्रिमिनल्स को जमा किया जा रहा है कच्ची के अंदर, बोलान के अंदर। सर खुदा, मैं एक बहुत कमज़ोर बलोच हूँ, मगर मेरा ईमान बहुत मजबूत है कि जिस दिन मेरे पेशानी पे जो दिन मेरा लिखा गया होगा वही होगा। और मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। मुझे फ़ख्र है कि इतनी बड़ी कौम मेरे पीछे और मेरी औलादें हैं मेरी। अगर मुझे भी कुछ हो गया तो इंशाल्लाह मुझसे बेहतर तरीके से वो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी। और आज मैं दोबारा आपके तवज्जुह से अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, खुदारा जो मैं आवाज़ आज उठा रहा हूँ इसको आगे लेके जाएं। मुझे पता है कि यहाँ किस तरह कंट्रोल किया जाता है, मीडिया को किस तरह किया जाता है, मीडिया पर्सनल्स को कैसे किया जाता है, मीडिया हाउसेस को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। एक छोटी सी इतनी अखबार है, छोटी सी इतनी इंतखाब है, कोई नुमाइंदा उनका, कितने दिनों से उसके इश्तहारात बंद हैं? कुछ 46 दिन से शायद ज़्यादा ही था। कुछ पता है, कुछ बता सकते हैं गलती से आप लोग? हाँ, 60 दिन से ज़्यादा अरसा हुआ उसके इश्तहारात बंद किए गए। मेरे ख्याल में जो मैंने आज तक मैं उसको पढ़ता रहा हूँ, वो गरीब तो बड़ी मुश्किल से अखबार अपना चलाता है। ऐसी कोई बात वो मैं नहीं समझता जो उसको करनी भी चाहिए वो नहीं करता है, फिर भी उसको सज़ा दी जा रही है इस डेमोक्रेटिक दौर में, इस मीडिया के दौर में। क्या आप समझते कि आप लोगों को डरा के, या कुछ हमारे दोस्त अभी केयर टेकर बना था, वो दांत पीस के और करके बात करता था, तो उसका मकसद था कि बलोच, ओए भाई तुम्हारी अपनी औकात को देखो। ये जो बैठे हुए हैं ना इन हुकूमत के साथ, उसके कुर्सियाँ डाल के इनके ऑफिसों में, इनकी औकात देखो, ये पीछे से है क्या? ये इसी तरह है जैसे सीजनल बर्ड्स नहीं आते
इनके तो बैग पहले से तैयार हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद भेजेंगे, फिर आगे भेजने की कोशिशें करेंगे। हमने मरना भी यही है, रहना भी यही है और दफन भी यही होना है। जब तक हमारी अल्लाह ने जो हमारे मुकद्दर में हमारी उम्रें लिखी हैं। हम आज भी आपसे कह रहे हैं, खुदारा अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, बलूचिस्तान पे रहम करें, इस मुल्क को बचाएं। अब बहुत सारे मैं रेफरेंस दूंगा, लोगों को बहुत बुरे लगेंगे, इसलिए मैं वो रेफरेंस इस दफ़ा नहीं दे रहा हूँ, शायद अगली दफ़ा मजबूर होकर मैं दूँ, क्योंकि मैंने फैसला किया है हम हर साल जो 4 नवंबर का वाक़या हुआ, 9 बच्चे हमारे शहीद किए गए, हमारे लोग शहीद किए गए, हम 4 नवंबर की बरसी मनाते हैं, वहाँ पे उनके लिए कुरान खानी करते हैं, उनके लिए लंगर तकसीम करते हैं। इस दफ़ा मैं पूरी कौम को बुलाऊंगा वहाँ पे 4 नवंबर में शोरान में, और फिर हम अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अक़वाम रिंद को, मेरे दोस्तों को, मेरे कबीले को, मुझे फ़ख्र है अपने बाप दादा की तारीख़ पे। मेरे साथ कभी भी मेरे तारीख़दान ने जब भी मेरे तारीख़ लिखी है इस खित्ते की, सरजमीन की, उसके साथ गद्दार बलूचिस्तान किसी ने नहीं लिखा है, दलाल बलूचिस्तान किसी ने नहीं लिखा है। हमने हमेशा इस धरती के लिए, इस सरजमीन के लिए, आज से नहीं 17 पुश्त से, मीर चाकर, मीर शहदाद से लेके हमने इस धरती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और आपके तवज्जुह से मैं पूरे अपने कौम रिंद कबीले को कहता हूँ कि अब वक्त है बलूचिस्तान के ऊपर, टाइम है, उठो तुम लोग। जो तुम्हारे बाप दादा का एक किरदार था उसको निभाओ, और बलूचिस्तान में जो एक सियासी जद्दोजहद है उसका आप हिस्सा बने। जो जहाँ भी है, जो जमात, जो शख्स, जो शख्सियत आप समझते हैं कि इस धरती के लिए, बलूचिस्तान के लिए, इस सियासत के लिए, इस जमहूरियत के लिए, उनका आप हिस्सा बने। बैठे नहीं घरों में, क्योंकि ये वक्त नहीं है। आप लोगों ने अपने तारीख़ को दोबारा ज़िंदा करना है, और इंशाअल्लाह ये 4 नवंबर को हम बैठ के अपने पूरे कौम कबीले के साथ फ़ैसला करना है कि हमने क्या रास्ता इख्तियार करना है, क्या फ़ैसला करना है। और आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये चंद इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बोलान का जो इस वक्त सूरत हाल है, बोलान का एक एक पत्थर इस वक्त आग में जल रहा है। वहाँ के लोगों के साथ जो अशर हो रहा है, बलूचिस्तान के लोगों के, बोलान के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ वहाँ हो रही हैं, और फिर अरबों रुपए के फंड्स दिए गए हैं और मौजूदा हुकूमत ने दिए हैं। सीएम साहब, शुक्र है कि आपने कह दिया कि मैं बलोच नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, मगर मुझे भी फ़ख्र है कि मैं इस धरती का बेटा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके दौर में जो कुछ होता है, आप हेड ऑफ प्रोविंस हैं, इस सिस्टम के आप हेड हैं, आपकी भी जिम्मेदारी होगी। आप ये ना समझें कि आप हाथ ऐसे ऐसे करके, ये 4 वो शर नहीं है जो उधर बैठे हुए उसके अंदर, शिकारपुर के अंदर। यहाँ आपको बहुत सोच समझ के बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर साहब फैसले करने होंगे, और आज उसके आप जिम्मेदार होंगे कल जो कुछ बलूचिस्तान में होगा। आप एक अच्छे ख़ानदान के फर्जंद हैं, आपको वो काम करना चाहिए कि तुम्हारे बाप दादा इस पे फ़ख्र महसूस कर सके, मरे हुए कब्रों में फ़ख्र महसूस करें कि हाँ, हमने अपनी पीछे एक अच्छी औलादें छोड़ी हैं। हमें पता है, हमने वो अपने दौर देखा, 10 हुकूमतें देखी हमने, 10 पार्लियामेंटें देखी हमने, ये 10वीं पार्लियामेंट थी जो हमारे साथ जो कुछ किया गया है। मुझे
4 महीने पहले इलेक्शन से एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक सियासी शख्सियत थी, उसने बुला के मुझे कहा कि मुझे कहा गया है कि ख़बरदार सरदार रिंद से तुमने कोई इत्तेहाद नहीं करना है, इस दफ़ा हम उसको असेंबली में नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं आने देंगे हम। अगर तुमने भी सरदार हिंद के साथ इत्तेहाद किया, हम तुम्हें भी इलेक्शन में हरा देंगे। मेरे मुखालिफ ने सरे आम पूरे बोला, उसकी गवाह है कि ऐलान किया कि मैंने 46 करोड़ रुपए दे के इलेक्शन खरीद लिया है। मुझे इसका गम नहीं है इलेक्शन हारने का, एमपीए के है क्या। और इस पार्लियामेंट में आप मेरा आवाज़ जिस तरह दबाओगे, उससे ज़्यादा मेरी आवाज़ बुलंद होगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, और न मेरी ख़ानदान की रिवायत है, और मैं एक बहुत नाकिस और कमज़ोर इंसान हूँ, मगर मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है। इस तरह जो जिस वक्त सूबा बिक रहा है, सूबे का बजट बिका है, वजारतें बिकी हैं, रोज़ एमपीए बिक रहे हैं, इलेक्शन में तो बिक गए, दोबारा उनके रीटेंडर हो रहे हैं। खुदा के वास्ते जो इस मुल्क के समझते हैं कि हम मुहाफ़िज़ हैं, इसके पासबान हैं, इसको हिफाजत, इसकी जोग्राफ़ी और नज़रियाती हम उसके मुहाफ़िज़ हैं, उनको चाहिए बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बैठें, गौर करें। और मैं एक वो कहते हैं क्या, तो तूती का निगारा क्या कहते हैं, वो मिसाल देते हैं कि हम समझते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक शायद उनके कानों तक ना पहुँचे, मगर आज भी मैं समझता हूँ कि अगर ये चाहें, पानी बहुत सापुलों के नीचे गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी अगर ये चाहें तो इनके पास अपनी इदारे के अंदर, फ़ौज के अंदर ऐसे जनरल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, और उनका वक्त बलूचिस्तान में बहुत अच्छा गुजरा है। अगर ये अपने इदारे के लोगों को भी बिठा के एक कम से कम 3 महीने में, 6 महीने में एक मीटिंग उनसे कर लें, क्योंकि जब हम नहीं एक ड्रेस पहन के आ जाते, नए कपड़े पहन के आ जाते, तो उस वक्त हम आसमान पे होते हैं और ये लोग जो हमें कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। खुदारा उनसे पूछें जिन्होंने यहाँ बलूचिस्तान में सर्व किया है, पाकिस्तान के अंदर सर्व किया है, उनको बिठाएं, और उन लोगों को बिठाएं जो आप समझते हैं कि वाकई आपके बूट पॉलिश करने वाले नहीं हैं, आपको खुश करने वाले नहीं हैं, और फिर सोच के इस मुल्क का, इस मौजूदा हालात का इदराक करें और इसको कहीं सही सिमत पे लेके जाएं, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इसी धरती के साथ है, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इसी धरती में। हमारे बच्चे ग्रीन कार्ड लेके, पासपोर्ट बाहर के मुल्कों का लेके नहीं जाएंगे, वो जिंदा भी यहीं रहेंगे, मरेंगे भी यहीं पे। तो हमें दूसरों से ज़्यादा ये, हम उसके लिए ज़्यादा फिक्रमंद हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ सरदार अख्तर मेंगल नहीं, बहुत सारे जो जमहूरियत पे, पार्लियामेंट पे, ऐवानों पे रखते हैं, वो शायद आगे चल के पार्लियामानी सियासत से किनारा कश हो जाएं। खुद साख्ता ये जो पार्लियामेंट है, जो बनाई हुई है इन लोगों ने, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, ना डेमोक्रेटिक है, ना मार्शल लॉ का सिस्टम है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। चंद लोग हैं कि पूरे बलूचिस्तान को पपेट की तरह चला रहे हैं। वो नहीं होता तो पपेट को क्या कहते हो भाई तुम लोग, उर्दू में क्या कहते हो? हाँ, कठपुतलियों का। इस वक्त बलूचिस्तान कठपुतलियों के हाथ में है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठ के फैसला करते हैं, जो कल तक रक्शे चलाते थे, आज वो बलूचिस्तान के मुकद्दर के फैसले करते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, किस चीज़ का लॉ, किस चीज़ का ऑर्डर? यहाँ तो बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं बलूचिस्तान के मुकद्दर के।
अगर लॉ एंड ऑर्डर के बैठ के इस तरह ओपन मैदानों में बैठ के डिसीशंस होती, डिस्कशंस होती, आज बलूचिस्तान की ये सूरत हाल थोड़ी होती। बलूचिस्तान का नौजवान आपसे मायूस हो चुका है, बलूचिस्तान के लोग आपसे मायूस हो चुके हैं। आज आप नहीं देख रहे जो मारंग का आपने जलसा देखा था यहाँ पे, आप समझते कि इन सारे लोगों ने मारंग को कभी जिंदगी में देखा था? मारंग को सुना था? क्या मारंग की जदोजहद सियासत आप लोगों ने कभी नहीं सुनी थी, कभी देखी थी आपने? ये बलूचिस्तान का रिएक्शन था, ये उस चीज का रिएक्शन था जो हमारी माओ बहनों के साथ इस्लामाबाद में किया गया। हमारे जैसे कमजोर लोग उस पर भी नहीं बोले, मगर हमें अब मजबूर किया जा रहा है कि मजबूरन हम अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं। हमने कोशिश की, मगर यहां बैठ के हमें डराया जाता है। ओ भाई, 62-63 साल हमारी उम्र हो गई है। जो हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है वो होके रहेगा, हमारा यकीन है। आप हमें डराओ नहीं। हमें डराने से पहले बलूचिस्तान की तारीख पढ़ लो। हाँ, चंद बलूचिस्तान में हमेशा गद्दार हुए हैं, गद्दारों के खानदान हैं, आप उनको खरीद सकते हो। आप पूरे बलूचिस्तान के अवाम की न राय खरीद सकते हो, न बलूचिस्तान के लोगों को खरीद सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो बलूचिस्तान को प्यार मोहब्बत से चला सकते हो। बलूचिस्तान को हक आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले हक हमारे इस्लामाबाद में लूटे जाते हैं, ज्यादती की जाती है हमारे साथ, और फिर जब यहाँ आते हैं फिर कोयटा हमारे हक लूटता है। अब तो आपने हमारे इलेक्शंस बेच दिए, अब आपने हमारे डेवलपमेंट जो खैरात में हमें मिलता था वो भी अब हमारे लोगों तक आप पहुँचने नहीं दे रहे। 2 फ्लड्स आए मेरे इलाके में। मैं बलूचिस्तान के गवर्नमेंट को और इन इदारों को कहता हूँ जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, कुछ नहीं दिया आपने बलूचिस्तान के लोगों को। मर गए, डूब गए, जलील हो गए, आज तक दरख्तों के छांव में पड़े हुए हैं। और ये सारे पीडीएमए और सीडीएमए की क्या बनाई हुई है आप लोगों ने? यहाँ पे क्या किया है उन्होंने जाके? वहां पे हर चीज बलूचिस्तान में नीलाम पे लगी हुई है, ऑक्शन पे लगी हुई है। जो जितनी अच्छी पेमेंट करेगा उसको उतनी बेहतर पोजीशन, उतना बड़ा नफा दिया जाएगा। बहुत हो गई। इस वजह से लोग आपसे बेजार हैं, इस वजह से लोग आपके साथ नहीं हैं। आज मेहरबानी करके आज भी वक्त है कि आप खुदारा अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करें। अभी भी मुल्क पे रहम करें, इस सूबे पे रहम करें, अपने बच्चों पे भी रहम करें। हमारे बच्चे तो हैं ही हमारे साथ, आप अपने बच्चों पे भी रहम करें। क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहे तो दूसरे भी खुश बहुत शायद कम रहेंगे। हम मजबूरन हम इससे मायूस हो चुके हैं। मैं 9 इलेक्शन जीत चुका हूँ, 10वां इलेक्शन मुझे आपके नाले वालों ने हरवाया है मजबूरन। नहीं तो कल अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम ओहदे लेके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। करोड़ों रुपए लेके हमको एक जिस तरह में इलेक्शन से हराया गया है दुनिया जानती है। हमें जब 9 दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेके लोगों के मुंतखबों के असम्बली में पहुंचे, उनसे हम जैसे लोग मायूस हो गए तो नए आने वाले तो पहले ही कहते थे, लोग तो पहले ही कहते थे कि तुम लोगों को यहाँ इस जमहूरियत से, इस सियासत से तुम लोगों को कुछ नहीं मिलना है बलूचिस्तान को। क्या लोग कौम परस्त इनको ताने नहीं देते थे? मरूम गौस बिजनेजो को, डॉक्टर मालिक को, अख्तर मेंगल को। आज मुझे ये पता है कि क्या रह गया है फॉर्म 45, 47 के बाद इस सियासत में, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रह क्या गया है? आप समझते हैं कि इसके बाद भी हम इस पे बिलीव करेंगे और हम इसका हिस्सा बनेंगे?
मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस पे जब लोग बैठते हैं वो यही कहते हैं। जो मैंने खदशा जाहिर किया था वो साबित हुआ या नहीं हुआ। मेरे लिए बम ब्लास्ट किया गया था, मेरे ऊपर धमाका करवाया गया। उस दिन इत्फाक से मैं नहीं आ सका, मेरा बेटा आया, मेरा बड़ा बेटा, उसकी गाड़ी पे रिमोट धमाका हुआ, उसमें हमारे लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, अभी तक माजूर अस्पतालों में वो पड़े हुए। हुआ या नहीं हुआ? मेरा खदशा साबित सही हुआ या नहीं हुआ? और जिस पैसों की मैंने बात की थी, आज भी मैं प्रेस को और इनको कहता हूँ आओ, उस वक्त भी कोई 60 करोड़ एक यूनियन काउंसिल मिटड़ी में दिए गए थे? नहीं दिए गए थे। और जिनको पहाड़ों से उतार के जिनको लिया के एक रोल मॉडल करके पेश किया जाता है, इन्होंने ही करवाए थे। यही मेरे दिमाग में मुलविस थे। तो मैं आज भी जो कह रहा हूँ, मैं खौफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस इवेंट को उसका गवाह बनाना चाहता हूँ। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है वो भी यही कुछ करेंगे जो मुस्तकबिल में मैं करने जा रहा हूँ। अगर यही कुव्वतें, यही लोग, यही फैसले करने वाले हैं और यही इलेक्शन कमीशन है, और यही मैं चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी करता हूँ कि खुदारा, वो अंग्रेजी एक सेंटेंस कहते हैं, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गई, आप हमारे खुदा नहीं हैं। आपका एक इज्जत है, एहतराम है इन अदालतों का, उसको बरकरार रखें। जजेस को जजेस बन के रहना चाहिए, न कि कॉन्ट्रैक्टर बन के रहना चाहिए। अगर वो कहते हैं मुझे बुलाए, मैं जाऊंगा अदालत में, मुझे बुलाए अदालत के कटहरे में खड़ा करें। बहुत हो गया, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हर इदारे की हमने इज्जत की, बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर अब बहुत सारी चीज़ें हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा? फॉर्म 45 और 47, अब 48, 49 भी आ जाएगा। इलेक्शन तो इन्होंने करवानी है। हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर दोबारा फेयर, इम्पार्शल कोई ऐसे लोगों के साथ, ऐसे इदारों के साथ, एक सिस्टम के साथ करवाए जाएं जिसको दुनिया भी तस्लीम करे और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम भी इस इलेक्शन को कबूल करें, और फिर जो वो असम्बली आए वो बैठ के अपने फैसले करें। मगर जो हो रहा है मौजूदा सिस्टम, उसमें हमारे जैसे लोग भी मायूस हो चुके हैं। बाकी लोग तो पहले से 70 साल से कह रहे थे कि इन असम्बलियों में, इस सिस्टम में, इस निज़ाम के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलना है। आज उनकी बात सच हो रही है और हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हम गलत थे शायद।